Good evening, dear students. Today let us discuss about electric cell. विद्युत सेल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, बैटरी क्या है, विद्युत सेल से रिलेटेड बातें करेंगे, बैटरी के बारे में बातें करेंगे, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू सेल एंड बैटरी, देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF, टर्मिनल वोल्टेज, ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस इन दिस वीडियो। पहले डिस्कस कर लें कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है। इसके पहले हम ये बता दें आपको कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बहुत से एडवांटेजेस हैं। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर इज़ वन मेजर डिसएडवांटेज वो क्या है? we cannot store it in large quantity, in huge quantity, in bulk amount. This is the biggest disadvantage of electric current. Otherwise there are several numerous advantages of electricity, but there is only one disadvantage: we cannot store it in huge amount, in bulk amount. इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के साथ में समस्या ये है कि यदि आपको ज़्यादा मात्रा में खपत करना है तो आपको पैरेलल में उत्पादन भी करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रोड्यूस, यू हैव टू जनरेट साइमल्टेनियसली, देन ओनली यू कैन कंज्यूम बल्क अमाउंट ऑफ पावर। अदरवाइज यू कैन नॉट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल पावर इफ़ यू आर नॉट जनरेटिंग साइमल्टेनियसली। अगर साथ साथ उत्पादन आप नहीं कर रहे हैं तो साथ साथ आप उपभोग ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकते हैं। बाकी जो ऊर्जा के सोर्स हैं वहाँ स्टोर करने की फैसिलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोयला, यू कैन स्टोर इट। फॉर एग्ज़ाम्पल डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और एनी अदर इनफ्लेमेबल मटेरियल, यू कैन स्टोर देम, यू कैन यूज़ देम एज़ पर रिक्वायरमेंट। बट इलेक्ट्रिसिटी को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं ज़्यादा मात्रा में, और यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर स्टोर कर भी सकते हैं तो थोड़ा मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में। ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो इट इज़ वेरी कॉस्टली। It is very costly if you want to store electricity in bulk amount, a large amount, then it is very costly, बहुत कॉस्टली होता है। तो स्टोर करने के लिए जब हम यूज़ भी करते हैं अगर कोई तरीका, तो वो है इलेक्ट्रिक सेल। यू कैन नॉट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एनी अदर डिवाइस अदर दैन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। इसके अलावा कहीं और स्टोर भी नहीं कर सकते हैं हम। कैपेसिटर और इंडक्टर में होता है, बट वहाँ तो इतना कम मात्रा में होता है कि आप उसको बहुत देर तक यूज़ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज़ देम फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। यहाँ जो स्टोर करेंगे आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो स्टोर करता है किस रूप में स्टोर करता है? DC के रूप में। काइंडली रिमेंबर, सेल एंड बैटरी दे स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ DC ओनली। ना तो AC से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, ना तो AC से बैटरी को सेल को चार्ज कर सकते हैं, ना तो स्टोर कर सकते हैं बैटरी में ना सेल में। तो अगर स्टोर कर सकते हैं बैटरी में अथवा सेल में, तो किस रूप में स्टोर कर सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ DC के रूप में ही स्टोर कर सकते हैं। तो सेल है जो, या बैटरी है जो कि विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने में हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सेल? इट इज़ अ सोर्स ऑफ EMF। Electric cell is a source of EMF which converts chemical energy into electrical energy. Electric cell is a source of EMF which converts chemical energy into electrical energy. विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल विद्युत वाहक बल का एक स्रोत है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति विद्युत सेल कहलाती है, जो कि विद्युत वाहक बल का एक स्रोत होती है, विद्युत वाहक बल का एक स्रोत है। तो देखिए, इट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। ध्यान दीजिएगा इसकी डेफिनेशन में, इलेक्ट्रोकेमिकल
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो यही सेल है विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति, जो कि विद्युत वाहक बल का एक स्रोत है, विद्युत सेल कहलाती है। दिस इज़ वेरी सिंपल। यह इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन युक्ति है जो ईएमएफ का स्रोत भी है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो बैटरी क्या है? इट इज़ अ स्टैक और ग्रुप ऑफ सेल। तो व्हेन सेल आर कनेक्टेड, when we connect them in a certain order, in a certain manner, then cell is called battery. जैसे सेल है, this is one unit। बहुत से प्रकार के सेल हैं, there are several types of cell। इनकी कैपेसिटी अलग है, इनकी रेटिंग अलग है, इनकी क्षमता अलग अलग है। when they are connected, एक दूसरे इनको जोड़ दें एक विशेष तरीके से, तो उसको कहते हैं बैटरी। तो बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी क्या है? सेल का संयोजन एक विशेष तरीके से जब किया जाता है तो उसे बैटरी कहते हैं। इट इज़ स्टैक और ग्रुप ऑफ सेल। तो सेल की जो ये देखिए सेल का सिंबल प्लस माइनस, दिस इज सेल। बैटरी देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो दिस इज बैटरी, सिंबल ऑफ अ बैटरी। दिस इज सिंबल ऑफ अ सेल। तो बैटरी में क्या है कि दिस इज मोर पावरफुल बिकॉज देयर आर सेवरल सेल आर विच आर कनेक्टेड। बहुत से सेल जुड़े होते हैं आपस में। ये है बैटरी, दिस इज बैटरी, दिस इज सेल। तो ये सेल क्या है? इसमें होता क्या है? व्हाट इज देयर इनसाइड ए सेल? सेल में मुख्यतः दो इलेक्ट्रोड होते हैं। देयर आर टू इलेक्ट्रोड and one electrode is called cathode, it is conducting. Second electrode is called anode, it is also conducting. इन पे वर्किंग मटेरियल होते हैं और ये रखे रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट इट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है इलेक्ट्रोलाइट। विलेन होता है, इट इज़ लिक्विड और सेमी लिक्विड विच प्रोवाइड्स आयन। आयन प्रोवाइड करता है। ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट विच प्रोवाइड्स आयन। यहाँ आयन ये प्रोवाइड करता है धन आयन ऋण आयन। आपको मालूम है कि चालक में तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा का प्रवाह होता है वो होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन। आयन के मूवमेंट की वजह से बैटरी में धारा का प्रवाह होता है, इसलिए चालक में धारा का प्रवाह और बैटरी के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है दोनों में डिफरेंस है। इन अ कंडक्टर देयर इज मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इन अ बैटरी इनसाइड अ बैटरी देयर इज मूवमेंट ऑफ आयन। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें आयन होते हैं, आयन मूव करते हैं, धन आयन ऋण आयन मूव करते हैं। एक होता है एनोड कैथोड, तो आयनों का होता है एक्सचेंज। आयन मूव फ्रॉम वन side to another side, there is exchange of ion, so due to exchange of ion there is chemical reaction होता है। यहाँ पे there is chemical reaction and due to chemical reaction electrical energy is converted into chemical energy is converted into electrical energy। ये रासायनिक प्रक्रिया की वजह से ही केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। ड्यू टू दिस रिएक्शन there is conversion of chemical energy into electrical energy। अब देखिए सेल और बैटरी, इनके बारे में बात हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। सेल क्या है? सिंगल इकाई है, इट इज़ वन यूनिट, एलिमेंट्री यूनिट। बैटरी क्या है? इट इज़ इंटर कनेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल। सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। इसकी खोज किया था एलेजेंड्रो वोल्टा ने
बहुत से डिटेल जानकारी उन्होंने उपलब्ध कराई इसके बारे में। तो देखिए सेल है, ये सेल हैं सब, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, और ये बैटरी हैं, दीज आर डिफरेंट बैटरीज। देखिए सेल क्या है, दिस इज़ 1 यूनिट। ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये एक टर्मिनल है नोड, एक कैथोड एनोड है, उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो देखिए ये डिफरेंट सेल जो हैं उनको आपस में जोड़ के बनाया गया है, दिस इज़ बैटरी। सो स्टैकिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, इंटरकनेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो बैटरी कोई अलग चीज़ नहीं है, सेलों का ही संयोजन कहलाती है, उसको बैटरी बोलते हैं। अब सेल जो है 2 प्रकार के होते हैं। सेल 2 टाइप होते हैं, 1 इज प्राइमरी सेल और सेकंड इज सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल क्या होते हैं इनके बारे में पहले बात करेंगे। प्राइमरी सेल, ये प्राइमरी सेल देखिए इसका इमेज, सेकेंडरी सेल देखिए इसका इमेज। प्राइमरी सेल का जो कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें जो वर्किंग मटेरियल यूज होता है, वर्किंग मटेरियल, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। देयर इज़ वन पार्ट विच इज़ कॉल्ड वर्किंग मटेरियल। तो वर्किंग मटेरियल जो होता है इसमें वो उसका कंजम्पशन हो जाता है, खर्च हो जाता है। देयर इज़ कंजम्पशन ऑफ वर्किंग मटेरियल, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग वर्किंग मटेरियल इज़ यूटिलाइज्ड। जब सेल वर्क करता है तो उसमें जो वर्किंग मटेरियल होता है, जो वो वर्किंग मटेरियल अपना गुण खो देता है, इट लूजेज इट्स प्रॉपर्टी। वर्किंग मटेरियल लूजेज इट्स प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। इसलिए एक बार डिस्चार्ज होने के बाद वर्किंग मटेरियल दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकता है, रिचार्ज की प्रॉपर्टी खो देता है। नो रिचार्ज, यू कैन नॉट रिचार्ज देम। सो these type of cell are called primary cell. They are used once and discarded. यूज़ करके इनको हम फेंक देते हैं, and they are not recharged with electricity and they are not reused like secondary cell. So इनमें जो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होता है रासायनिक क्रिया के द्वारा, सो देयर इज इरिवर्सिबल, दैट प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। एक बार डिस्चार्ज हुआ सेल तो इसमें जो यूज़ करते हैं वर्किंग मटेरियल, इट लूजेज इट्स प्रॉपर्टी एंड इट कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन। तो ऐसे सेल कहलाते हैं प्राइमरी सेल। देयर केमिकल रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल। नॉट रिवर्सिबल का मतलब है कि डिस्चार्ज होने के बाद में दोबारा ये चार्ज नहीं हो सकते हैं। दे आर नॉट रिचार्जेबल, दे आर नॉट रिचार्जेबल। सो वंस यू यूज़ देम यू हैव नो ऑप्शन बट टू थ्रो देम। इनको फेंकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दोबारा आप इनको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सेल सामान्यतः बनाए जाते हैं बहुत स्मॉल एप्लीकेशन के लिए, लाइक टार्च, या सेल जो आपके घड़ी में यूज होते हैं, कैलकुलेटर्स में यूज होते हैं, स्मॉल साइज, बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली होते हैं। ये कॉस्टली होते हैं, दे आर कॉस्टली एंड दे कैन नॉट सप्लाई करंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लंबे समय तक ये बड़ी करंट को, लार्ज करंट को लंबे समय तक ये सप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करंट को सप्लाई करने का प्रयास करेंगे तो बहुत कॉस्टली होते हैं, दे आर वेरी वेरी कॉस्टली। सो प्राइमरी सेल आर स्मॉलर इन साइज, दे आर यूज्ड इन स्मॉलर एप्लीकेशंस, बहुत छोटे प्रयोगों में यूज़ होते हैं, लाइक वॉचेस एंड कैलकुलेटर्स, टार्च, रेडियो, ऑल दीज थिंग्स, they are called primary cell. They are use and throw cell because their chemical process is irreversible. They are not rechargeable. Their working material is consumed. They are not recoverable.
रिकवर नहीं कर सकते उस मटेरियल को। देखिए ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी सेल देखिए, सेकेंडरी सेल देखिए, सेकेंडरी सेल में क्या है कि केमिकल जो यूज़ होता है ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस, वो उसमें जो केमिकल चेंजेस होते हैं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, बट डिस्चार्जिंग में जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें क्या चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम हो जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इलेक्ट्रोलाइट की कम हो जाती है, इट कम्स डाउन। लेकिन जब आप चार्ज करते हैं देन इट अगेन रीगेन्स इट्स प्रॉपर्टी। यही फ़र्क है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में कि वो उसकी प्रॉपर्टी लूज हो जाती है केमिकल की। यहाँ पे ऐसा नहीं है, डिस्चार्ज हो गया सेल तो उसमें जो केमिकल बदलाव आए, whatever chemical changes are there in the cell or battery during charging, चार्ज जब दोबारा करेंगे they regain their property, अपना गुण वापस पा लेते हैं। इसलिए इसमें जो केमिकल रिएक्शन है इट इज़ रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। चार्जिंग के समय जो प्रोसेस होगा डिस्चार्जिंग के समय उल्टा, डिस्चार्जिंग के समय जो प्रोसेस होगा चार्जिंग के समय उल्टा। तो इसमें देयर इज़ नो कंजम्पशन ऑफ वर्किंग मटेरियल, जो वर्किंग मटेरियल यूज होता है उसमें कोई कंजम्पशन नहीं होता है और उसकी प्रॉपर्टी लूज नहीं करता है, इट इज़ नॉट लूजिंग इट्स प्रॉपर्टी, ये अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करता है। सो दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल इनको इसलिए बोलते हैं कि ये चार्जिंग प्रक्रिया और डिस्चार्जिंग प्रक्रिया दोनों प्रक्रिया इनमें सपोर्ट होती है। एक चार्जिंग एक प्रक्रिया हो गई, एक डिस्चार्जिंग दो प्रक्रिया हो गई, फिर चार्जिंग। सो दिस इज टू प्रोसेस, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल। देयर आर टू प्रोसेस इन्वॉल्व, वन इज चार्जिंग, सेकंड इज डिस्चार्जिंग। दिस इज they can be charged again, discharged and recharged, they are recharged many times as opposed to primary cell। प्राइमरी सेल की तुलना में इनका ये रिचार्जेबल होते हैं, दोबारा चार्ज कर सकते हैं। इनमें रासायनिक क्रिया रिवर्सिबल होती है। डिस्चार्जिंग में जो क्रिया होती है चार्जिंग के जो डिस्चार्जिंग में जो इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है इलेक्ट्रोलाइट की, चार्जिंग के समय वो पुनः मिल जाती है। सो दे रीगेन देयर प्रॉपर्टी, सो केमिकल रीगेन्स इट्स प्रॉपर्टी ड्यूरिंग चार्जिंग। जो डिस्चार्जिंग में जो इसकी प्रॉपर्टी में कमी आती है वो चार्जिंग के समय पा लेता है। सो देयर इज़ नो कंजम्पशन, प्रोसेस इज रिवर्सिबल, यू कैन चार्ज रिचार्ज देम एंड यूज़ देम अगेन एंड अगेन, बार बार यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सेल जो हैं लार्ज साइज के, लार्ज कैपेसिटी के बनाए जाते हैं, बड़ी कैपेसिटी के। दे कैन सप्लाई करंट फॉर लॉन्गर टाइम, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लंबे समय तक ये लार्ज करंट को सप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी बड़े सेल आप, बड़े बैटरीज आप देखते हैं हैवी ड्यूटी के लिए देखते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर सेकेंडरी सेल, दे आर नॉट प्राइमरी सेल। दे कैन सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लंबे समय तक सप्लाई कर सकते हैं। ऐसे सेल को सेकेंडरी सेल कहते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा और बात कर लें, इसके एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। हम बता चुके हैं सेल हो या बैटरी हो, आइदर इट इज़ सेल और इट इज़ बैटरी, ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी के बारे में हमने बता दिया कि ड्यूरिंग यूटिलाइजेशन देयर केमिकल इज डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो दे कैन नॉट बी यूज्ड, दे कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, दे आर यूज्ड फॉर स्मॉलर एप्लीकेशंस लाइक रेडियो बैटरीज। ये है प्राइमरी सेल। इसके एग्जांपल देखिए, ये हैं एल्कलाइन, कार्बन, जिंक सेल, लिथियम सेल, मरकरी सेल, सिल्वर सेल, आपने सुना होगा लेग्लैंड सेल, ड्राई सेल। ये सब जो सेल हैं दे आर प्राइमरी सेल, दे आर नॉट रिचार्जेबल, यू हैव नो ऑप्शन
बट टू यूज़ देम एंड थ्रो देम, ये स्मॉल एप्लीकेशन में यूज होते हैं। दूसरे देखिए सेकेंडरी सेल, इसमें क्या है कि जो एसिड यूज़ होता है, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है, देयर इज़ केमिकल चेंज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस। डिस्चार्जिंग में होता है उसमें केमिकल चेंज, लेकिन वीक हो जाता है जो एसिड होता है, इट इज़ देयर इज़ वीकनेस, बट ये डिस्चार्जिंग के समय होता है। लेकिन जब आप करंट अप्लाई करते हैं चार्जिंग के समय तो वो रिवर्स हो जाती है प्रक्रिया और मटेरियल रीस्टोर्ड और रिचार्जिंग बोलते हैं उसको, इट रीस्टोर्स इट्स प्रॉपर्टी, इट रीगेन्स इट्स प्रॉपर्टी, दैट इज़ कॉल्ड चार्जिंग प्रोसेस। तो ऐसे एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, बड़े एप्लीकेशन के लिए इनको सेकेंडरी सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें दो क्रिया इन्वॉल्व होती है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल। They are used for larger applications, they can supply large amount of current for longer time, ज़्यादा मात्रा में करंट को लंबे समय तक ये सप्लाई कर सकते हैं। इनके एग्जांपल देखिए, ये रिचार्जेबल होते हैं, लेड एसिड सेल, निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल, लेड कैल्शियम सेल, सिल्वर जिंक सेल, दीज आर सम एप्लीकेशन, सम एग्जांपल्स। ये कुछ उदाहरण हैं सेकेंडरी सेल के। ज़्यादा बड़ी मात्रा में जब सेल बनाते हैं या बैटरी बनाते हैं ज़्यादा पावर साइज़ के लिए तो यही बनाते हैं रिचार्जेबल। ये सस्ते पड़ते हैं, ये कॉस्टली होते हैं, दे आर कॉस्टली फॉर लार्जर साइज। बड़े एप्लीकेशन के लिए कॉस्टली होते हैं क्योंकि इनको फेंकना पड़ता है एक बार यूज़ करने के बाद, इनको आप यूज़ कर सकते हैं बार बार। सेल से रिलेटेड एक टर्म बार बार यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, स्टेज डिनोटेड बाई आर। तो देखिए सेल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेटर में भी होता है, जिसके बारे में हम कभी बात करेंगे, उसको भी आर से डिनोट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल में भी होता है, बैटरी में भी होता है। यहाँ इंटरनल शब्द जो है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये अंदर होता है, अंदर, दिस रेजिस्टेंस इज इनसाइड। इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेटर में भी होता है, ये कहाँ होता है, जनरेटर के अंदर होता है, उसकी वाइंडिंग में, जहाँ ईएमएफ हम पैदा करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम बैटरी के बारे में या सेल के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल आर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों होता है, ये जब आयनों का प्रवाह होता है, आयनों का मूवमेंट होता है। देखिए आयन है, पॉजिटिव आयन, यहाँ पे नेगेटिव आयन है, दे मूव करते हैं, आयन इधर से इधर, कुछ आयन उधर से इधर। मूव करने के बाद में फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ पे मूवमेंट होता है इस सर्किट में। एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इंटरनल सर्किट में बैटरी के अंदर आयन मूव करते हैं, आयन, धन आयन और ऋण आयन मूव करते हैं। लेकिन बाह्य सर्किट में केवल इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते हैं, तार में इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं क्योंकि बाहर तार है, अंदर यहाँ पे विलयन है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड हैं, वर्किंग मटेरियल है, बट बाहर केवल वायर होता है जिससे आप बैटरी जोड़ते हैं, उसमें केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, अंदर आयन मूव करते हैं। तो आयन जब मूव करते हैं तो उनके रास्ते में अवरोध होता है। व्हेन द आयन्स इनसाइड बैटरी मूव देयर इज अपोजिशन इन द पाथ। सो अपोजिशन इन द पाथ ऑफ मूविंग आयन्स इस कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। जब आयन मूव करते हैं, जब आप इसको बैटरी यूज़ करते हैं तो इसमें आयनों का मूवमेंट होता है, एक जो इलेक्ट्रोड है उससे दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। तो आयनों के मूवमेंट में जो अवरोध होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, जब बैटरी को सप्लाई से जोड़ा जाता है तो उसमें बाह्य सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तथा आंतरिक सर्किट में आयनों का मूवमेंट होता है, और आयनों के मूवमेंट से उनके मार्ग में जो अवरोध होता है उसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बैटरी के अंदर होता है। दिस अपोजिशन इज इनसाइड द बैटरी, ये अंदर होता है बैटरी के, इसीलिए इसको आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। ये क्यों होता है, आयनों के प्रवाह में, आयनों के मूवमेंट में जो अवरोध होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अवरोध क्यों होता है, अवरोध इलेक्ट्रोलाइट द्वारा तथा वर्किंग मटेरियल द्वारा तथा इलेक्ट्रोड द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। तो अवरोध कौन उत्पन्न करता है, द इलेक्ट्रोलाइट, दिस वर्किंग मटेरियल होता है, इस पे लगा रहता है वो वर्किंग मटेरियल। तीसरा इलेक्ट्रोड,
3 जगह अवरोध होता है, 3 कारक हैं अवरोध के। ड्यू टू दीज अपोजिशंस देयर इज अपोजिशन इन द पाथ ऑफ मूविंग आयन, सो दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों होता है? व्हेन ions move from one electrode to another electrode, there is opposition in the path of ions due to electrolyte, due to working material, and due to electrode. There is opposition in the path of moving ions, so due to opposition, that opposition is called internal resistance. आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं उसको। ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है क्योंकि ये प्रतिरोध है, और ये जो होता है आंतरिक प्रतिरोध ये प्रोपोर्शनल होता है प्लेट एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो प्लेट है ना, प्लेट इलेक्ट्रोड की जो प्लेट होती हैं, प्लेट्स होती हैं, देयर आर प्लेट्स, उसके एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इफ एरिया इज मोर रेजिस्टेंस इज लेस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस। इफ एरिया इज लेस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज मोर। काइंडली रिमेंबर, प्लेट का एरिया जितना अधिक होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होगा, प्लेट का एरिया जितना कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। और प्लेट का एरिया किस पे डिपेंड करता है? इट इज़ डायरेक्ट, ये इंटरनल रेजिस्टेंस और किस पे डिपेंड करता है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दूरी। ये प्लेटों के बीच दूरी पर भी डिपेंड करता है। दूरी जितना अधिक होगी उतना ज़्यादा अवरोध होगा क्योंकि आयनों को ज़्यादा मूव करना पड़ेगा दूर तक। So if distance is more, resistance is more. If distance is less, resistance is less. तो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं इलेक्ट्रोडों को पास पास रखने की कोशिश करते हैं और बीच में रख देते हैं ये सेपरेटर, जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए इलेक्ट्रोड। सेपरेटर लगाते हैं, इट इज़ इंसुलेटिंग मटेरियल। ये सेपरेटर लगाते हैं जिससे कि हालांकि इसमें से आयनों का मूवमेंट भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आयन रुक जाते हैं, आयन भी मूव कर लेते हैं। एंड internal resistance is inversely proportional to specific gravity of the electrolyte. Specific gravity, इलेक्ट्रोलाइट में एक प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये जो लिखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी जितना अधिक होगी उतना ही अवरोध कम होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान जितना कम होगा अवरोध उतना कम होगा। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। सो इंटरनल रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना है अगर प्लेट का एरिया ज़्यादा रखिए, लेकिन एरिया ज़्यादा रखने से साइज बढ़ जाएगा, इसलिए एरिया में भी हमको एक लिमिट रखनी पड़ेगी। प्लेटों के बीच दूरी कम रखिए, दूरी कम रखेंगे लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा वाला मटेरियल यूज़ करिए इसमें इलेक्ट्रोलाइट, तो उससे कॉस्ट बढ़ सकती है, तो हमको ये सब चीज़ें बैलेंस करना पड़ेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। आइडियली इंटरनल रेजिस्टेंस का मान 0 होना चाहिए, इट शुड बी 0। आइडियली इसका मान 0 होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होता है। प्रैक्टिकली इसका मान 0.01 ओम, 0.05 ओम, 0.05 ओम, 0.06 ओम ऐसे होता है। सो वेरी लेस, इट्स वेरी लेस, बहुत कम होता है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस का मान जितना कम होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा बैटरी, और इंटरनल रेजिस्टेंस का मान जितना अधिक होगा बैटरी उतना ही ख़राब मानी जाएगी क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे हम डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, इट इज़ लाइक रेजिस्टेंस ये, और ईएमएफ के साथ में दिखाते हैं सीरीज में, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। दिस इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस। मात्रक बताया हूँ ओम है। कितना रेंज में होते हैं? बहुत कम, इतना। आइडियली मान कितना होना चाहिए? 0। प्रैक्टिकली कितना होता है? 0.01, 0.02, 0.05, 0.06 ऐसे। ये देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाया गया है बैटरी का। ये बैटरी है, सेल है, उसका ये टर्मिनल है माइनस, ये प्लस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ होता है? इसके अंदर होता है, अंदर, इनसाइड द बैटरी, अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। ये तो ये टर्मिनल ये बाहर यहाँ है, ये टर्मिनल ये बाहर यहाँ है, तो ये कहाँ है? अंदर है। ईएमएफ कहाँ है? ये ईएमएफ है। ये कहाँ है? ये भी अंदर होता है बैटरी के। इट इज़ आल्सो नॉट आउटसाइड, बाहर नहीं होता है ईएमएफ। ईएमएफ भी अंदर होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी अंदर होता है बैटरी के सेल के। इसको ईएमएफ के सीरीज़ में दिखाते हैं क्योंकि इसकी वजह से होता है
वोल्टेज ड्रॉप होता है। ड्यू टू इंटरनल रजिस्टेंस देयर इज वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज गिरता है, जितना इंटरनल रजिस्टेंस कम होगा उतना वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। सो इंटरनल रजिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल, शुड बी वेरी 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 स्मॉल। अब डिस्कस करेंगे ईएमएफ क्या है और टर्मिनल वोल्टेज क्या है। इसकी बातें हम पहले भी कर चुके हैं जब वोल्टेज की या पोटेंशियल की बातें कर रहे थे। लेट अस अगेन डिस्कस इन टर्म्स ऑफ बैटरी। बैटरी के संदर्भ में बात करते हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या है। हमने आपको पहले भी बताया है कि ईएमएफ क्या है, इट इज़ एनर्जी टेकिंग प्रोसेस। तो ईएमएफ क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय बैटरी टू 1 कूलाम चार्ज। एकांक आवेश को बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। बैटरी या सेल द्वारा, बैटरी अथवा सेल द्वारा एकांक आवेश को दी गई विद्युत ऊर्जा ईएमएफ कहलाता है। ईएमएफ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई। ईएमएफ का मतलब है आवेश ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है। इट इज़ एनर्जी टेकिंग प्रोसेस। आवेश ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। सो एकांक आवेश द्वारा बैटरी, एकांक आवेश द्वारा ली गई बैटरी से ली गई ऊर्जा ईएमएफ कहलाती है। सो इट इज़, मान लीजिए ईएमएफ है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट ईएमएफ का मतलब है कि एकांक कूलाम आवेश को बैटरी ने 10 जूल ऊर्जा दिया है। 10 जूल, 10 जूल, 10 जूल। वोल्ट का मतलब क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है, जूल पर कूलाम। तो कूलाम का एक मान एकांक कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 जूल। सो अगर ईएमएफ का मान 100 वोल्ट है, इसका मतलब एकांक आवेश को बैटरी ने 100 जूल एनर्जी दी। अगर ईएमएफ 200 वोल्ट हो तो बैटरी ने एकांक कूलाम आवेश को 200 जूल एनर्जी दी। तो 10 वोल्ट है तो इसको एनर्जी कम दिया एकांक आवेश को बैटरी ने। 100 वोल्ट है तो बैटरी ने एनर्जी और दी। 200 वोल्ट है तो बैटरी ने एनर्जी और दी। तो जितना ज़्यादा एनर्जी होगी आवेश में, एकांक आवेश में, उतना ही आगे चल के वो पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट होगा, उतना ही वो एनर्जी देगा बाद में। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से ईएमएफ को, और इसका मात्रक होता है वोल्ट या जूल पर कूलाम भी होता है। जूल पर कूलाम अथवा वोल्ट, ये मात्रक होता है इसका ईएमएफ का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसकी भी बातें हम कर चुके हैं। बैटरी के अंदर ईएमएफ होता है और बैटरी के जैसे ही वो टर्मिनल पे आता है वो हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, और जो एनर्जी देने के लिए तैयार हो जाता है, एनर्जी देने के लिए। तो बैटरी के टर्मिनल पर एकांक आवेश द्वारा दी गई ऊर्जा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी 1 कूलाम चार्ज पासेस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एकांक कूलाम आवेश जब दो बिंदुओं के बीच में पास होता है तो उसके द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, यहाँ ली जा रही थी, यहाँ दी जाएगी, उसको कहते हैं वोल्टेज या विभवांतर। मान लीजिए यहाँ वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो एकांक आवेश कितना जूल ऊर्जा देगा, 10 जूल। अगर यहाँ वोल्टेज है 100 वोल्ट तो एकांक आवेश कितना जूल ऊर्जा देगा, 100 जूल। अगर यहाँ वोल्टेज है 200 वोल्ट तो यहाँ पे एकांक आवेश कितना ऊर्जा देगा, 200 जूल। तो जितना विभवांतर अधिक है उतना ज़्यादा वो जूल ऊर्जा देगा एकांक आवेश। सो इट इज़ डूइंग मोर वर्क। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस, सो वर्क डन बाय यूनिट चार्ज इज लेस। पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर, सो वर्क डन बाय यूनिट चार्ज इज मोर। पोटेंशियल डिफरेंस इज इवन मोर देन वर्क डन बाय यूनिट चार्ज इज इवन मोर। जितना अधिक विभवांतर उतना ज़्यादा एकांक आवेश कार्य करेगा, वो कार्य कन्वर्ट हो जाएगा ऊष्मा में, यांत्रिक ऊर्जा में या किसी अन्य रूप में। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय V
एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट और जूल पर कूलम। दोनों ऊर्जा हैं, फ़र्क ये है यहाँ आवेश ऊर्जा ले रहा है एकांक आवेश और यहाँ एकांक आवेश ऊर्जा दे रहा है, ये डिफरेंस है ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में। तो देखिए ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में इसको और डिस्कस करते हैं। देखिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ है, इसको बोलते हैं ईएमएफ, और ये बैटरी के अंदर होता है, या जनरेटर है तो जनरेटर के अंदर होगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसके अंदर होता है और ईएमएफ भी उसके अंदर होता है। इट इज़ इनसाइड अ बैटरी और इट इज़ इनसाइड अ जनरेटर। ये सेल है तो ईएमएफ भी उसके अंदर है, प्लस सिरा माइनस सिरा। इंटरनल रेजिस्टेंस उसके सीरीज में होता है, हमने बताया पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो वहाँ जो उसके टर्मिनल पे यहाँ जो वोल्टेज मिलता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज या विभवांतर। यहाँ टर्मिनल है, ये टर्मिनल है सेल का या बैटरी का। सेल का या बैटरी का जो टर्मिनल होता है वहाँ जो वोल्टेज मिलता है उसको बोलते हैं विभवांतर। तो ये है विभवांतर। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है, ये यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, ए और बीच के बीच जो विभवांतर है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। देखिए ये ईएमएफ है प्लस माइनस, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ना लगाएं ओपन सर्किट तो यहाँ पे जो टर्मिनल है इसको हमने लिखा है ना ए, दिस इज ए टर्मिनल ये, एंड दिस इज बी टर्मिनल ये। तो यहाँ ईएमएफ है और यहाँ जो मिलेगा वो कहलाता है विभवांतर या टर्मिनल वोल्टेज, इसको कहते हैं। टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलता है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। और ये जो वोल्टेज मिलता है अगर ये नो लोड पे है, सपोज अगर ये रेजिस्टेंस ना होता तो इस सर्किट में करंट का मान कितना होता, 0। अगर इसको ओपन कर दीजिए तो करंट 0 हो जाएगी। तो यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा V वो E के बराबर होगा, दे आर इक्वल। लेकिन जब करंट फ्लो करेंगी, अगर इसमें रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो करंट फ्लो करेगी, तो करंट फ्लो करेगी तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। कितना ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस में, इंटरनल रेजिस्टेंस में, I इंटू आर। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा VAB वो होगा E माइनस आई आर। सो टर्मिनल वोल्टेज VAB इक्वल टू EMF माइनस I इंटू आर, ये होता है टर्मिनल वोल्टेज। सो टर्मिनल वोल्टेज इज आइदर लेस देन और इक्वल टू EMF, इट कैन नॉट बी मोर देन EMF। इक्वल कब होता है, नो लोड पे होता है। नो लोड पे ये ओपन होता है, दिस इज ओपन, सो करंट इज 0। I 0 होगा तो ये ड्रॉप 0 हो जाएगा, IR 0 हो जाएगा। IR को 0 रखिए इसमें तो VAB इक्वल टू E, VAB इक्वल टू E। ऐसा कब होगा, जब नो लोड पे होगा। लेकिन जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी, ये R कम होगा। लोड बढ़ाने से, ध्यान रखिएगा, लोड बढ़ाने से लोड का रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल में बढ़ाते हैं। ये रेजिस्टेंस जोड़ा पैरेलल में, ये जोड़ा पैरेलल में, ये जोड़ा, तो तुल्य प्रतिरोध घटता जाता है। तो ऐसे लोड बढ़ाते हैं। तो लोड बढ़ाने से लोड का रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध लोड का घटेगा, करंट बढ़ेगी। तो देखिए इफ़ I इज मोर दिस ड्रॉप इज मोर, तो VAB का मान जो होगा कम होता चला जाएगा। इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस R का मान वेरी स्मॉल होना चाहिए। R शुड बी वेरी स्मॉल, आइडियली इट शुड बी 0। अगर ये 0 होगा, इफ़ R इज 0 देन VAB इज ऑलवेज इक्वल टू EMF। टर्मिनल वोल्टेज जो यहाँ मिलेगा, ये टर्मिनल वोल्टेज ये है, ये हमेशा EMF के बराबर होगा यदि इंटरनल रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाए, क्योंकि कोई ड्रॉप नहीं होगा। करंट का मान कितना भी बढ़ा दें, लोड का मान कितना भी बढ़ा दें, लेकिन प्रैक्टिकली हमने बताया कि ये 0 नहीं होता है, बहुत कम होता है, ऐसे होता है, इस तरह से, वेरी स्मॉल, इट इज़ वेरी स्मॉल।
लेकिन अगर लोड बहुत बढ़ाएंगे तो ये ड्रॉप होगा, यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, आई इंटू आर। तो आई इंटू आर जो ड्रॉप होगा वो कम हो जाएगा ईएमएफ में से, तो यहाँ जो बी मिलेगा वो ईएमएफ माइनस आई आर इतना मिलेगा। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे ये करंट बढ़ेगी, जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे ये टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो कम होता चला जाएगा। इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। द वोल्टेज विच इज़ एक्चुअली अवेलेबल अक्रॉस द टर्मिनल दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। ये इट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ईएमएफ। इट इज़ इक्वल टू ईएमएफ व्हेन नो लोड एंड इट इज़ लेस देन ईएमएफ व्हेन देयर इज़ लोड। लोड लगाने पे इसका मान कम हो जाता है, ये आपको मालूम रहना चाहिए। और इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा टर्मिनल वोल्टेज उतना ही अच्छा रहेगा, ईएमएफ के क्लोज होगा। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ईएमएफ क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये ईएमएफ की क्रिया है। एकांक कूलाम जो आवेश है वो जो ऊर्जा ग्रहण करता है बैटरी से उसको कहते हैं ईएमएफ। तो ये ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चढ़ रहा है, आवेश चढ़ रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए चार्ज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गई इसमें। So this process is called EMF, energy taken by unit charge। यूनिट चार्ज द्वारा जो ऊर्जा ली जाती है, बैटरी द्वारा जो ऊर्जा यूनिट चार्ज को दी जाती है उसको EMF या विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये बैटरी के अंदर होता है, इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। दिस इज EMF, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ये EMF है, बैटरी के अंदर होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या होता है, एकांक आवेश द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है सर्किट को वो कहलाता है विभवांतर। तो ये आवेश अपनी ऊर्जा खो रहा है, दिस इज एनर्जी गिविंग प्रोसेस। आवेश ऊर्जा दे रहा है, यहाँ आवेश ऊर्जा ले रहा था ये EMF, यहाँ आवेश ऊर्जा दे रहा था, ये है विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। Electrical energy which is transferred into heat or any other form by unit coulomb or unit charge, that is called potential difference। or chemical energy that is battery giving to unit charge, that is converting into electrical energy, that is called EMF। एकांक आवेश को रासायनिक ऊर्जा के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा प्रदान की जा रही है एकांक आवेश को बैटरी द्वारा, उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज बैटरी में कहाँ मिलेगा, यहाँ। EMF कहाँ होगा, अंदर। इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ होगा, अंदर। ये तो यहाँ जो आपको मिलेगा, यहाँ जो आप लगाएंगे बल्ब, ये बल्ब लगाया आपने तो बल्ब को जो मिला वो टर्मिनल वोल्टेज मिला या विभवांतर मिला, इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या है, द वोल्टेज विच इज एक्चुअली अवेलेबल अक्रॉस द टर्मिनल विच इज कॉल्ड टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। इट इज EMF माइनस IR। इतना ड्रॉप हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस में, इतना टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। नो लोड पे फुल मिलेगा EMF, लोड लगाएंगे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा कम मिलेगा। जनरेटर में कहाँ मिलता है टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज मिलता है जनरेटर में। EMF कहाँ होता है, इसमें भी EMF होता है अंदर वाइंडिंग में, और इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ होता है, वो भी उसके वाइंडिंग में होता है। तो ये टर्मिनल वोल्टेज होता है जो आपको टर्मिनल पे मिलता है वोल्टेज, वो टर्मिनल वोल्टेज होता है। इट इज़ ऑलवेज आइदर लेस दैन EMF और इट इज़ इक्वल टू EMF। ये होता है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज EMF के बराबर होगा यदि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 और टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम होगा यदि इंटरनल रेजिस्टेंस का मान 0 से अधिक है। तो ये है टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF। सो काइंडली रिमेंबर, टर्मिनल वोल्टेज इज विच इज़ एक्चुअली अवेलेबल अक्रॉस द टर्मिनल एंड EMF इज इंटरनल टू द सोर्स। अंदर होता है वो, ये ऊर्जा ले रहा है, चार्ज ऊर्जा ले रहा है, यहाँ भी चार्ज ऊर्जा ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले रहा है, यहाँ देगा बैटरी। यहाँ आपने बल्ब लगाया तो ये ऊर्जा देगा, यहाँ वो ऊर्जा ले रहा था, यहाँ ऊर्जा ले रहा है, यहाँ ऊर्जा देगा चार्ज जो आवेश। दिस इज कॉल्ड
EMF or terminal voltage or potential difference. Thank you for watching this video. Thank you.